तो हमने स्टार्ट करा था आपके साथ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और उसकी कहानी की शुरुआत ऐसे हुई थी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का होना अलग बात होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का होना अलग बात होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का होने का मतलब बताया था कि इसमें तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब था कि उसमें कुछ पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में बदलाव हो जाता है, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, इस तरह से। फिर बिजनेस बंद होने के पीछे या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर हमने चर्चा कर ली थी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, कंपलसरी डिसॉल्व हो सकता है, या नोटिस देकर किया जा सकता है, या किसी इवेंट के होने पर हो सकता है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि डिसॉल्व कर देना चाहिए तो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर आपको मैंने कहा था थ्योरी में सेक्शन 48 ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी सेक्शन 48 ये कहता है कि जब फर्म बंद हो गई, उसके एसेट्स को बेच दिया हमने, तो फिर पैसों को सबसे पहले कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हमको रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करना पड़ता है, उसके बाद हम आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करते हैं, फिर पार्टनर के लोन को पे करते हैं, फिर पार्टनर के कैपिटल को पे करते हैं, और कुछ बच जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करते हैं। फिर ये बताया था कि भाई अगर क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी कर दे मामला, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में भी आप पहले कौन सी वाली आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करते हो, जो सिक्योर्ड होती हैं, और फिर उसके बाद जो अनसिक्योर्ड होती हैं उनको पे करते हैं। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था सेक्शन 49 का, उसमें यह बताया था कि पार्टनर या प्राइवेट डेट क्या होता है और फर्म डेट क्या होता है, और इसका निष्कर्ष ये निकला था कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है पहले उसी का डेट पे होगा, अगर बच जाएगा तो फिर बाद में दूसरी जगह यूज हो जाएगा। फिर अल्टीमेट चर्चा जो हमने करी थी वो ये थी कि कैसे आपको डिसोल्यूशन के टाइम पर जर्नल या लेजर का कॉन्सेप्ट वो पूछ सकता है। तो इस पर हमने बहुत लंबी चौड़ी जो चर्चा करी थी वो तो दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन आपने तब सारी बातों में हाँ 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 करके ये निश्चिंतता ही मुझे दे दी थी कि आपको सब समझ आ गया था। ठीक है, तो आपको जर्नल लेजर सब समझ आ गए थे, राइट। फिर उसके बाद मैंने शायद आपको 6 स्पेशल पॉइंट्स भी डिस्कस करके बता दिए थे कि डेटर्स और पीडीडी का मामला कैसे कैसे चलता है डिसोल्यूशन में, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपको WCR के बारे में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन सिखा दिए थे। तीसरा, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड आए तो ये भी बता दिया था। चौथा, आपको ये बताया था कि अगर पार्टनर का लोन आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे नजर आ रहा है तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है, तो हमें एक तो पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, और दूसरी बात ये कि उस पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस के हिसाब से आपको लोन का ट्रीटमेंट करना था, जिसमें हमने 2-3 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करी थी। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर पार्टनर का लोन एसेट साइड पर है ये भी डिस्कस कर लिया था, तो कुछ नहीं करते। और लास्ट स्पेशल पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री कैसे करनी है। डेबिट है तो बॉर्न बाय और क्रेडिट है तो पेड बाय के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो यहां तक एक बार सब बच्चों को याद आ गया। बाकी मैंने आपको कहा था कि फिर हम इसके क्वेश्चंस आज करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, राइट। ठीक है, तो आप अपनी किताब निकाल सकते हो TS ग्रेवाल की, उससे कुछ चीजों का डिस्कशन मैं करता हूं आपके साथ। चलो, तो आप पेज 8.9 पर अगर आओगे अपनी किताब में तो आपको इलस्ट्रेशन 5 एक नजर आएगा। तो ये डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर्स मोहन एंड सोहन, कॉमा, आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पर डिस्कस करना है, क्योंकि कई बार ये भी बच्चों के मन में एक डाउट सा आ जाता है। जब क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का आता है, जैसे ये क्वेश्चन है कि पास जर्नल एंट्रीज, तो वो ये लाइन हमेशा लिख कर देता है, हमेशा लिख कर देगा। 99.99% ये लाइन लिखी हुई होती है। इस लाइन का मतलब ये है कि हम अपने एसेट्स को सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं और हम अपनी सारी लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो आपको इसमें ट्रांसफर एंट्री नहीं करनी होती। मेरी बात समझ आई? आपको इसमें बैलेंस शीट से जब हम खाली करते हैं बैलेंस शीट को, वो वाली एंट्री नहीं करनी होती। उसके करने के बाद की एंट्रियां हमें बेसिकली करनी होती हैं। तो ये लाइन का ये मतलब है कि हमें एंट्रीज जो करनी है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज तो ट्रांसफर हो गए रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद की करनी है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। कई बार बच्चों को लगता है कि सर हमें एसेट्स को ट्रांसफर करने की भी एंट्री करनी क्या है, ऐसा बच्चा पूछता है, तो वो नहीं करनी होती हमको। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मोहन टुक 50% of the stock at a discount of 20%, full stop.
रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वॉज 4 लाख. ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा सकते हो. मतलब ऐसे पॉइंट एग्जाम में काफी बारी पूछता है. तो इसमें आप देखो आपका स्टॉक जो है वो 4 लाख रुपए का दे रखा है आपको बैलेंस शीट के अंदर. तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लाइन है, मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%. बस कट, यहां तक रुक जाते हैं. इस लाइन का हिंदी में मतलब यह है कि मोहन ने 50% स्टॉक ले लिया. तो 50% स्टॉक का मतलब हो गया 2 लाख रुपए, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कितनी है वैसे टोटल 4 लाख, तो उसका 50% कितना हो गया 2 लाख. लेकिन मोहन ने जो ये 2 लाख रुपए का स्टॉक लिया है ये लिखा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. ये 20% के डिस्काउंट पर लिया है. तो आपको 2 लाख में से पहले 20% डिस्काउंट निकाल के माइनस करना पड़ेगा. तो एक बार वो माइनस करके मुझे बताओ क्या आएगा, 1,60,000. तो इसका मतलब ये हो गया कि मोहन ने एक एसेट यानी कि स्टॉक टेक ओवर करा है 1,60,000 का. तो अब अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो जो सिखाया था. अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो क्या जर्नल एंट्री होती थी, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बिल्कुल सही. तो मैं ऐसी हवा में लिख रहा हूं, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,60,000. पहले इतने पार्ट की एंट्री समझ आ गई. अब उसी के आगे दे रखा है रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड. अब रिमेनिंग स्टॉक का मतलब है जो स्टॉक बच गया. आधा तो मोहन ने ले लिया था, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, आधा, वो भी 2 लाख का ही बचा होगा. वो लिखा है वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. उसको आपने 30% प्रॉफिट पर बेचा है. तो इसको आपको पहले इसमें 30% जोड़ना पड़ेगा. इसका प्रॉफिट 30% निकाल के जोड़ दो, तो इसका 30% प्रॉफिट जोड़ के क्या आ जाएगा, 2,60,000. तो इसका मतलब ये वाला हमने 2,60,000 में बेच दिया होगा, 2,60,000. तो 2,60,000 में बेच दिया स्टॉक. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या सिखाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो जब हम अपना एसेट बेचते हैं तो क्या एंट्री हमने लिखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ठीक है. तो इस पूरे फर्स्ट पॉइंट में 2 एंट्रीज हो गई. पहली एंट्री हो गई थी मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और दूसरी एंट्री हो गई थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो हम एग्जाम में दोनों को मर्ज करके एक ही एंट्री पास करेंगे. फाइनली वो क्या है, एक ही एंट्री पास होगी. ठीक है. तो कैश अकाउंट डेबिट 2,60,000, मोहन अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो क्लियर हो गया पहला फर्स्ट पॉइंट. चलो उसके बाद देखो सेकंड, इस पे भी स्टार. ये हमारे स्पेशल पॉइंट में कवर्ड था. इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट में डेटर्स 2,64,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 24,000. अब देखो बस कट, आगे नहीं पढ़ रहा. आपको क्या बताया था, डेटर्स जो होते हैं उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में पूरा ट्रांसफर कर देते हैं 264, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्रेडिट साइड पर पूरा ट्रांसफर कर देते हैं 24,000. है ना, यही था. फिर उसके आगे कह रहा है 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड. एग्जैक्ट सेम पॉइंट, स्पेशल पॉइंट सिखाया था. कह रहा है 48,000 के डेटर्स बैड हो गए. तो आपके 264 के डेटर्स में से 48,000 अगर बैड हो गए यानी माइनस कर दो, तो कितने बच गए, 2,16,000. तो इसका मतलब यह है कि आपको डेटर से सिर्फ 2,16,000 रुपए मिले हैं. इसका मतलब यह है कि आपको अपने डेटर्स से 2,16,000 रुपए मिल गए हैं. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बिल्कुल सही. तो इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई रोल था क्या, कोई रोल नहीं था. तो वो ऐसी पागल बनाने के लिए दे देता है. तो ये बात हमने डिस्कस करी थी. उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये सिंपल है. बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख, सोल्ड फॉर 8 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन. इसका मतलब है कि एक बिल्डिंग हमारी 5 लाख की थी जिसको हमने 8 लाख रुपए में बेचा, लेकिन इसको हमने एक ब्रोकर के थ्रू बेचा. तो ब्रोकर जो है वो फ्री में तो ये काम करेगा नहीं, उसने 2% कमीशन ले लिया.
तो आपने बिल्डिंग बेची 8 लाख रुपए की, तो आपको पहले इस 8 लाख रुपए का 2% कमीशन निकालना पड़ेगा। वो कितना आएगा? 16,000। तो बताओ क्षितिज भाई, अगर बिल्डिंग तुमने 8 लाख की बेची और उसमें से 16,000 ब्रोकर को कमीशन देना पड़ा, तो तुम्हें नेट नेट कितने रुपए मिले? 7,84,000। ठीक है, तुम तो पापा का नुकसान करवा दोगे। 7,84,000 मिले कि नहीं मिले? तरह से बिल्डिंग बेचकर 7,84,000 रुपए मिले, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,84,000। क्लियर हो गया पॉइंट? करना है क्षितिज। इसके बाद है नंबर 4, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। तो हमने अपनी एक मशीन थी 6 लाख रुपए की, वो किसी क्रेडिटर को दे दी 20% के डिस्काउंट पे। 20% के डिस्काउंट का मतलब है कि भाई आप अगर 20% निकाल के माइनस करोगे तो 5 लाख ही आएगा खाली। तो आपने क्रेडिटर को 20% डिस्काउंट पर अपनी मशीन दे दी, मतलब उसको 5 लाख रुपए में ही अपनी मशीन दे दी इन सेटलमेंट। इन सेटलमेंट का मतलब ये कि बस आपने उसको कहा ओके टाटा बाय, हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या? तो ये तो मुश्किल हो गया। चलो, तो इसमें ये देखो, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझो बड़े ध्यान से। जब हमने कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया था कि हम अपने सारे एसेट्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देते हैं, और हम अपनी जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं उन्हें भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो उन्हें हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, राइट? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर अगर हम अपने किसी भी एसेट को बेचते हैं तो हम अपने एसेट को बेचने के टाइम पर लिख देते हैं बाय कैश, और अगर वो एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर देता है तो हम लिख देते थे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिक क्या था कि भाई अगर कोई एसेट हमें छोड़कर चला गया, अगर कोई एसेट हमें छोड़कर जा रहा है, तो हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। अगर कोई एसेट हमें छोड़ के जा रहा है तो हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में मशीनरी हमने दे दी, मशीनरी हमने दे दी, किसको दे दी? किसी क्रेडिटर को दे दी, तो मशीन हमें छोड़ के चली गई। तो टेक्निकली मेरी 6 लाख की मशीन मुझे छोड़ के चली गई, तो मुझे रियलाइजेशन क्रेडिट करना चाहिए ना, एज पर द लॉजिक, तो क्योंकि मेरा एसेट मुझे छोड़ के चला गया, राइट? बोलो पहले हाँ। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज को आप पे करते थे तो क्या सिखाया था? अगर आपकी लाइबिलिटी आप पे करते थे तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में क्या लिखते थे? या तो टू कैश, या अगर पार्टनर कहता था ये लाइबिलिटी मैं टेक ओवर कर लेता हूं तो आप क्या लिखते थे? टू पार्टनर कैपिटल। तो इसका मतलब लॉजिक क्या है कि अगर आपकी कोई आउटसाइड लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हो। तो मैंने अपने क्रेडिटर को मशीनरी दे दी और कहा कि अब तुम सेटल हो गए, तो इसका मतलब कि मेरा क्रेडिटर अब खत्म हो गया, मेरी लाइबिलिटी अब खत्म हो गई। तो एज पर द लॉजिक मुझे अपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। बोलो हाँ। और मैंने क्रेडिटर को कितने में सेटल कराया, कितने रुपए दिए थे? 5 लाख, क्योंकि मशीन मैंने 20% डिस्काउंट पे दी थी, राइट? तो एज पर द लॉजिक मुझे अपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए क्योंकि मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो रियलाइजेशन ये जो डेबिट हो रहा है ये इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि मेरी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। नीचे रियलाइजेशन इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि मेरा एसेट जो है वो चला गया मुझे छोड़कर। अब 6 लाख का एसेट आपने 5 लाख में दिया, कितना नुकसान हो गया? 1 लाख का। तो कोई भी नुकसान अगर होता है तो उसको हम अपने नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं, और यहां पर नॉमिनल अकाउंट एक ही है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी आप किसी लाइबिलिटी वाले को एसेट दे देते हो, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी लाइबिलिटी वाले को एसेट दे देते हो तो वैसे कॉन्सेप्चुअली ये एंट्री बननी चाहिए, लेकिन अब ऐसी एंट्री लिखेंगे तो क्या कोई हमें समझदार कहेगा? नहीं कहेगा।
क्योंकि हम ये एंट्री में क्या लिख रहे हैं भाई, रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये तो कट जाएगा ना आपस में, सब कुछ जीरो ही हो जाना है अल्टीमेटली। तो इसीलिए जब भी आप किसी लायबिलिटी वाले को अपना एसेट दे देते हो तो आपकी फाइनल आंसर क्या बन जाती है, नो एंट्री। तो समझ आ गया आंसर, तो इसका आंसर क्या है, बेसिकली नो एंट्री है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये उसका लॉजिक होता है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि नो एंट्री हो जाएगी, राइट। ओके, सॉरी फिगर्स गलत हो सकते हैं, लो फिगर चेंज करता हूं, वो मैंने 20% गलती से 1 लाख मान लिया था, तो अगर ये 4,80,000 ले लो तो ये भी 120 ही हो जाएगा, तो भी अल्टीमेटली नो एंट्री आ जाएगी, मतलब ऐसे। तो मेरा समझाने का जो पॉइंट था वो ठीक था, मेरी कैलकुलेशन एरर थी, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि हम अगर अपने किसी भी लायबिलिटी वाले को अपना कोई एसेट दे देते हैं तो हमको टेक्निकली क्या करना है, नो एंट्री करनी है, क्योंकि उसका कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है, राइट। परफेक्ट। फिर इसके बाद था नंबर 5। नंबर 5 में लिखा है इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू 40,000 रियलाइज्ड एट 150%। तो ये सिंपल पॉइंट है, इसका मतलब है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, रियलाइज का मतलब बेच दिया, एट 150%। तो आप 40,000 का अगर 150% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्लियर हो गया, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। तो एग्जाम में ये तो हो गया आपका एक वैरायटी का क्वेश्चन। चलो, तो नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सितारा लगा लो। इलस्ट्रेशन नंबर 9 को, अब इसमें लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने रजिस्टर में भी नोट करते रहना, मैं तो दिमाग में कर लूंगा। नंबर 1, L, a partner, was appointed to look after the dissolution process for which he was given remuneration of 10,000। देखो मैं साथ साथ आपको लास्ट लेक्चर का रिवाइज भी करवाता हूं अगर आपको याद रखना है। तो इसमें लिखा है कि एक पार्टनर L है, उसको अपॉइंट करा गया ताकि वो डिसोल्यूशन की प्रक्रिया की देखभाल कर सके। तो मैंने आपको जब 4 वो डब्बे बनाए थे उसके नीचे एक स्टार लगवाया था कि कई बार फर्म जो होती है वो पार्टनर को कहती है कि भाई देखो डिसोल्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो आपकी, और वो इसके बदले में पार्टनर को कहती है कि मैं आपको इसके बदले में कमीशन दूंगी या मैं आपको इस काम के बदले में कुछ पैसे दूंगी। तो यही लिखा है फॉर विच ही वॉज गिवन ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। ठीक है, तो पहले समझ गए कि ये पॉइंट कहां से लिंक कर रहा है, उससे लिंक कर रहा है। तो इसकी आपको एंट्री क्या लिखवाई थी, बिल्कुल सही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 रुपए की ये एंट्री हो जाएगी, आप लिख लो चाहे आंसर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद सेकंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। तो अब देखो कैसे करना है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है उनके लिए मैं आसान करता हूं। जैसे ही पेड बाय वर्ड आ जाए इसके ऊपर आप क्रेडिट लिख लेना, क्योंकि आपको क्या सिखाया था कॉन्सेप्ट में कि पेड बाय का मतलब क्या होता है कि आपको क्रेडिट एस्पेक्ट पता लग जाएगा, और बॉर्न बाय का मतलब क्या होता है कि आपको डेबिट एस्पेक्ट पता लग जाएगा। तो उसने बोला पेड बाय पार्टनर एम, तो आप बिना कुछ आगे सोचे पढ़े एम को सीधा क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पे करता है उसको क्रेडिट करना है, ये सिंपल है। तो अगर मान लो आपको कंफ्यूजन होती है कभी भी, तो पेड वर्ड के ऊपर क्रेडिट लिख दो, तो आपका सीधा आंसर एटलीस्ट क्रेडिट का तो पता चल गया, पहले यहां तक ओके हो गया। अब अगर सवाल वाला बॉर्न भी दे देता तो मैं डेबिट कर देता, लेकिन उसने ये नहीं दिया कि बॉर्न कौन कर रहा है, बॉर्न नहीं लिखा। तो अब क्या करें बच्चों, तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम ये मान लेते हैं कि बॉर्न जो है वो फर्म करेगी, है ना। तो अगर फर्म बॉर्न करती है तो किसको डेबिट करते हैं हम, रियलाइजेशन को। तो आपकी सेकंड पॉइंट की एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम। ठीक है, तरीका समझ आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम। उसके बाद नंबर 3, ये तो सबसे खतरनाक ना, इसमें बॉर्न लिखा
क्षितिज भाई इसमें लिखा है थर्ड में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5000, तो ना इसमें बॉर्न लिखा तो हम डेबिट भी नहीं कर सकते, ना इसमें पेड लिखा हम क्रेडिट भी नहीं कर सकते, फिर बिल्कुल सही। तो जब कुछ भी ना लिखा हो एक्सपेंसेस के बारे में तो माना यह जाता है कि फर्म ने ही बॉर्न करा है और माना यह जाता है कि फर्म ने ही पे करा है, मतलब यही माना जाएगा कि फर्म ने ही बॉर्न करा है और फर्म ने ही पे करा है। तो जब फर्म बॉर्न करती है तो आपको एंट्री लिखवाई थी क्या, रियलाइजेशन डेबिट, और फर्म पे कर रही है तो क्रेडिट हो गया टू कैश। तो इसकी एंट्री आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट की, मैं इधर बाजू में लिख देता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद नंबर 4, इस पे आप तारा लगा लो। P a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7000। तो पहले ये लाइन तो आपकी देखो क्या हो गई, कह रहा है कि P पार्टनर है, उसको अपॉइंट करा गया कि तुम डिसोल्यूशन की प्रक्रिया का ध्यान रखना, इसके बदले में तुम्हें रेम्यूनरेशन मिलेगी 7000 की। बस कट, अभी आगे नहीं बढ़ना। तो इतनी अंग्रेजी बताओ कौन सी हो गई, वेरी गुड, ये तो हो गई सेम पॉइंट 1 जैसी है ना, इतना पोर्शन तो बिल्कुल डिट्टो पॉइंट 1 जैसा ही हो गया ना, कि पार्टनर की ड्यूटी लगा दी फर्म ने और फर्म कह रही है कि इसके बदले में हम तुम्हें 7000 रुपए रेम्यूनरेशन देंगे। तो खाली अगर मुझे इतने पार्ट का आंसर लिखना हो तो इतने पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7000 रुपए टू पी 7000। पहले इतना ओके हो गया, इतना समझ आया। अब उसके बाद आगे बढ़ो, पी एग्री टू बियर, बस बियर वर्ड का मतलब क्या है, बॉर्न करना, डेबिट। तो इसका मतलब पी कह रहा है मैं बियर करूंगा तो पी डेबिट। जैसे ही बियर वर्ड आया या बॉर्न वर्ड आया इसका मतलब कौन, वो क्या मिल गया आपको, डेबिट एस्पेक्ट मिल गया। तो पी कह रहा है मैं डेबिट करूंगा, मतलब पी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4000 वर पेड बाय पी, पेड बाय मिलते ही क्या मिल गया, क्रेडिट एस्पेक्ट। तो कह रहा है पेड बाय पी, तो पी को ही क्रेडिट भी कर दो। तो सेकंड पार्ट की एंट्री वैसे हो रही है कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि पी बियर भी कर रहा है तो पी डेबिट, और पी पे भी कर रहा है तो पी क्रेडिट, तो पी डेबिट टू पी। तो ये लिखें हम, ना लिखें तो इसको काट दें चाहे, तो इसकी नो एंट्री हो रही है सेकंड पार्ट की। तो बेसिकली पूरे पॉइंट की एक ही एंट्री बच गई, बस पहली वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी 7000। तो ये आप आंसर लिख सकते हो। तो कितना सिंपल है बताओ, सिंपल है कि नहीं? क्षितिज को मुश्किल लग रहा है, चलो ठीक है। तो उसके बाद ये भी हो गया, फिर जगह बना देते हैं थोड़ी। नंबर 5, नंबर 5 पढ़ते हैं। नंबर 5 में क्या कह रहा है जी, नंबर 5 में कह रहा है, अब इस पे भी तारा लगा सकते हो, चाहे 5 6 दोनों ही तारे हैं बेसिकली, मतलब ये बड़ी अंग्रेजी वाले तारे इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि बच्चा अंग्रेजी से घबराता है। वैसे तारे वाली इसमें कोई बात नहीं है, बच्चा साइज से घबरा जाएगा कि इसमें लंबे सेंटेंसेस दे रखे हैं तो डर लग रहा है, तो बस इसीलिए तारा है। अब इसमें लिखा है एन ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 9000। बक कट, आगे नहीं पढ़ते। तो पहले इतने पार्ट की क्या बनेगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन। तो अब इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये तो अब सबको रट गया होगा अब तक तो, कि जब भी फर्म किसी को अपॉइंट करती है कि भाई आप ये काम करो डिसोल्यूशन का और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन देती है तो रियलाइजेशन टू एन। ठीक है, अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। लिखा है एन एग्री टू बियर, बस तो डेबिट एस्पेक्ट मिल गया, तो एन डेबिट, क्योंकि बोल रहा है एन एग्री टू बियर, बियर करने से डेबिट मिल गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4000 वर पेड बाय फर्म। तो पेड का मतलब हो गया क्रेडिट एस्पेक्ट मिल गया। तो जब फर्म पे करती है तो क्रेडिट किसको करते हैं हम, टू कैश या टू बैंक, तो टू कैश। तो 4000 रुपए की ये एंट्री हो गई। तो इसमें आपकी दो एंट्री हो गई, पहले पार्ट की ये रियलाइजेशन टू एन 9000 और दूसरे पार्ट की ये एन डेबिट टू कैश 4000। अब कोई बच्चा चीता भी हो सकता है, वो क्लब कर सकता है। तो क्लब अगर कर दें हम
तो क्या बन जाएगी? अगर करनी हो क्लब तो करनी है क्लब या छोड़ दें? चलो कर देता हूं। अगर क्लब करनी हो तो रियलाइजेशन डेबिट 9000, उसके बाद 2N 5000, 2 कैश 4000। तो अगर किसी को क्लब करने का मन करे तो वो ये भी लिख सकता है एग्जाम में। बाकी आप अपना फंडे क्लियर रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया फिफ्थ वाला भी? अब सिक्स्थ आप बताओगे अपने आप क्षितिज? चलो ठीक है। तो नंबर 6 में कह रहे क्यू ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000। बस कट। तो बताओ क्षितिज, यहां तक की एंट्री बताओ। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि अब पूरे भारत के बच्चे बता सकते हैं। फिर अब आगे का पढ़ेंगे। आगे का बड़ा मुश्किल है। आगे लिखा है क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक। क्यू कह रहा है मैं स्टॉक लेके जाऊंगा वर्थ ₹18,000 एज हिज रेम्यूनरेशन। अच्छा, कहानी ये है। तो क्यू कह रहा है कि मैं स्टॉक लेके जाऊंगा अपने रेम्यूनरेशन के बदले में, ठीक है। और लिखा है द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो भाई सेकंड पार्ट की एंट्री तो आपने कहीं कहीं दफे कर रखी है वैसे तो एक पार्टनर कह रहा है कि मैं एसेट लेके जाऊंगा। तो क्या एंट्री है? पार्टनर कह रहा है मैं एसेट लेके जाऊंगा, तो सिखाया था ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आपकी सेकंड पार्ट की एंट्री हो जाएगी वो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्लियर है? कंफर्टेबल सब बच्चों को समझ आया लॉजिक? तो देख लो, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था इसी तरह का। तब ये उस एग्जाम में 6 नंबर का आया था क्योंकि इसमें 6 पॉइंट्स थे। बट क्लियर हो गया? चलो, तो अब एक क्वेश्चन जो है ये 16 पीछे प्रैक्टिकल में, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसकी ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं, मतलब इसमें मैं पूरे क्वेश्चन पर ही स्टार लगवा रहा हूं। मतलब ये है कि इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना वो बेहतरीन है। तो आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पॉइंट आ सकता है या कोई भी 2 या 3 आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसकी बातें अच्छी हैं। पास जर्नल एंट्रीज। तो अब जर्नल एंट्रीज का ही हमारा आखिरी सवाल है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो नॉर्मल एसेट बेचा, एसेट खरीद, लाइबिलिटी पे करी, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से संबंधित आता है। बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ी ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं तो ये और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम फिर लेजर वाले कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये इसके पॉइंट्स देखो, सारे बहुत अच्छे हैं। ए में लिखा है देयर वॉज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 18,500। तो पहले ये समझाने के लिए मुझे क्लास 11th में थोड़ा जाना पड़ेगा। कह रहा है कि हमारी ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है जो हमने बिल्स डिस्काउंट करवाए थे लेकिन अभी तक वो मैच्योर नहीं हुए 18,500 के। तो जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। बिल डिस्काउंटेड कुछ ऐसी कहानी होती थी कि मान लो आपके पास एक बिल होता था, आप ड्रॉअर हो, तो आप वो बिल बैंक को दे देते थे। आप कहते थे बैंक से कि बैंक ये बिल आप रख लो, और जब इसका मैच्योरिटी आएगा यानी 3 महीने 2 महीने जब भी, तो ड्रॉई आपको पैसे दे देगा, मुझे तो आप आज ही इस बिल को डिस्काउंट करके पैसे दे दो। ऐसा होता था ना बिल डिस्काउंटिंग। तो हमने कोई बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है और वो है वैसे 18,500 रुपए का, ठीक है, फिलहाल ये है। अब आगे लिखा है एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ 2500 बिकेम इंसॉल्वेंट। अब एक ड्रॉई जो था जिससे 2500 लेने थे हमें, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसका मतलब अब वो ड्रॉई तो 2500 देगा नहीं। एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ 2500 बिकेम इंसॉल्वेंट। तो इसका मतलब 2500 तो मेरे एक ड्रॉई के तो गए एक तरह से, परंतु आगे लिखा है बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन ए रुपी वॉज रिकवर्ड। चलो थैंक गॉड। तो इस ड्रॉई से 50 पैसा तो मिल गया। 50 पैसे का मतलब तो आपको पता ही होगा, 50% तो मिल गया, यानी कि 1250 तो मिल गया। अब इस पूरी अंग्रेजी में आपको हमेशा एक चीज पर फोकस करना है, मैं इसलिए 2 बार रिपीट करूंगा। आपको हमेशा सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना है कि कितने रुपए नहीं मिले। आपको सिर्फ किस बात पर फोकस करना है?
कि कितने रुपए नहीं मिले, ठीक है। तो अगर एक एक्सेप्टर का बिल था 2500 रुपए का जो इंसॉल्वेंट हो गया और वो खाली हमको आधा पैसा दे रहा है, तो कितने रुपए नहीं मिले आपको? आधा नहीं मिला। फिर 2500 का आधा मिल गया तो इसका मतलब कितना नहीं मिला? आधा नहीं मिला, 1250 नहीं मिला। तो हमारा फोकस सिर्फ किस पर होता है? अपने मुंह से बोल लो, जो हमें नहीं मिले, ठीक है। तो इस पूरी कहानी से आपको हमेशा क्या निकालना है? जितने रुपए हमें नहीं मिले। तो जितने रुपए हमें नहीं मिलते ना, तो बैंक कहता है कि लाओ भाई लाओ, आपके ड्रॉई ने तो 1250 मुझे दिए नहीं है, नाउ वी हैव टू पे 1250 टू बैंक। तो हमारे ऊपर अब 1250 रुपए पे करने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो इसीलिए हम हमेशा सिर्फ एक ये फिगर निकालते हैं कि ड्रॉई का बिल या ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो कितने रुपए नहीं मिले, बस आपको ये निकालना है। पॉइंट समझ आ गया? तो हमें अब 1250 रुपए बैंक को क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री इसमें सिर्फ एक होती है, सीधी सीधी 1250 रुपए पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी, ठीक है। 1250। तो आपका ए का आंसर आप लिख लो, ए पार्ट का आपका आंसर आ गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1250। अब क्योंकि बच्चा किताब भी देखता है ना, और बच्चे की आंख पे पट्टी भी नहीं बांधी जा सकती, तो बच्चा किताब में देखता है, बच्चा कहता है सर हिंट में उन्होंने तो 2 एंट्रीज कर रखी हैं, 1 and 2। तो आपको 1 and 2 नहीं करने की जरूरत। वो क्या कर रहे हैं मैं वो भी समझा देता हूं। वो जो 1 और 2 कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, वो पहले एंट्री कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा बिल जो है वही डिसऑनर हो गया, तो हमें 2500 देने पड़ेंगे। लेकिन वो बाद में एक दूसरी एंट्री भी तो कर रहे हैं, वो भी तो पढ़ो वो क्या कर रहे हैं। वो दूसरी एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1250, कह रहे हैं हमें 50% पैसे मिल भी गए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 2 चीजों को अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो पहले पूरा अमाउंट कह रहे हैं हम 2500 मान रहे हैं पे करने पड़ेंगे, और दूसरी एंट्री में वो कर रहे हैं कि हमको 1250 मिल गए। तो अगर आप इनकी हिंट की दोनों एंट्रियों को क्लब कर दो तो आपका नेट आंसर क्या बनेगा? जो मैंने आपको लिखवाया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1250। तो इट इज मोर सिंपलर एंड इजियर कि आप हिंट वाली बातों को इग्नोर करके सिंपल ये निकाल लेना कि कितने रुपए नहीं मिले, दैट्स इट। तो आपको बस उसी की एक एंट्री करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन टू कैश 1250, है ना। बाकी ये पूरी कहानी जो थी ये तो सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको बनाई थी। आंसर इसका सीधा सीधा ये बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? इसके बाद अब सेकंड देखते हैं। बी में लिखा है देयर वॉज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर 75,000। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वर्ड यहां पर भी आ रहा है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो होती है ये एक तरह से बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो होती है ना, ये आपने पढ़ रखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर रखा है, कह रहा है इन्होंने मुझे धोखा दिया, तो वो हमसे कुछ डैमेजेस क्लेम कर रहा है 75,000 के, फॉर एग्जाम्पल। अब लिखा है सच लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर 50,000 एंड पेड बाय पार्टनर शिव। अब ये लाइबिलिटी सेटल हुई 50,000 में, यानी कि सेटल का मतलब है कि अब हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 50,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसको पे कौन कर रहा है? शिव पार्टनर पे कर रहा है। तो पूरे पॉइंट का फाइनल क्रक्स ये है कि हमारी एक लाइबिलिटी 50,000 की हमारा पार्टनर पे कर रहा है। तो हमारी 50,000 की लाइबिलिटी हमारा पार्टनर शिव पे कर रहा है। तो इसकी एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही, 50,000 रुपए। तो ये आप आंसर इसका लिख सकते हो सेकंड पॉइंट का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिव 50,000। ठीक है ना। तो हमारी एक लाइबिलिटी हमारा पार्टनर पे कर रहा है। फिर है इसके बाद सी पॉइंट। सी में लिखा है फर्म विल हैव टू पे 10,000 एज कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय विच वॉज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। तो कह रहा है कि भाई ये भी हमारी पहले देखो एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हुआ करती थी। एक मजदूर का हाथ कट गया था और वो हमसे 10,000 रुपए मांग रहा था।
तो पहले तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब हमने मान रखा था ये तो फुटनोट में दिखाने लायक चीज है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखा रखी थी। लेकिन अब स्टार्टिंग में लिखा है फर्म विल हैव टू पे 10,000 एज कॉम्पनसेशन, लेकिन अब हमको ये पे करना ही पड़ेगा, ये तय हो गया। तो बेसिकली अब आपको 10,000 रुपए एक पे करने पड़ेंगे, आपके ऊपर एक नई लायबिलिटी आ गई। तो अब आप क्या एंट्री करोगे 10,000 रुपए पे करने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा लिख सकते हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अब तो हमको 10,000 रुपए पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद डी। अच्छा देखो, इसमें आप नोटिस कर रहे हो आंसर मुश्किल नहीं है, आंसर आसान है, एंट्रियां। इसमें अंग्रेजी जो है वो थोड़ी सी खतरनाक होती है पॉइंटों की, तो इसीलिए पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। डी में देखो लिखा है ₹5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय फर्म। तो हमारा कोई कस्टमर हमसे फिर से 5,000 का कोई क्लेम मांग रहा है, जो हमने कोर्ट में अभी केस कर रखा है, डिस्प्यूट कर चल रही है। इट वॉज सेटल्ड एट 70% बाय कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म, और ये 70% पर सेटल हो गया हमारे और कस्टमर के बीच में। मतलब अब हमने क्या, चल ठीक है ना तेरी ना मेरी, हम 70% पर अब मान लेते हैं कि हम सेटल कर लेते हैं। तो अब 70% पर सेटल होने का मतलब आप कितने रुपए दोगे? 3,500। तो आपको बेसिकली 3,500 रुपए अब कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। तो आपकी क्या एंट्री बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो बेसिकली आपने 3,500 ही पे करने हैं। तो ये आंसर आप लिख सकते हो इसका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। ठीक है, क्लियर? अब हम एक करेंगे लेजर के क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस। तो क्वेश्चन मैं पूरा डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा लेजर प्रिपेयर करने का, फिर हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है ये आपकी किताब में, क्वेश्चन 35, ये डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कशन मैं पूरा आपके साथ करूंगा, फिर आप सॉल्व करना, फिर चेक भी कर लेंगे। रीता एंड शोभा आर पार्टनर्स इन ए फर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज। तो बैलेंस शीट एक बार आपको दिखा देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है ये एक आउटसाइड लायबिलिटी होता है बेसिकली। बिल्स पेबल भी आउटसाइड लायबिलिटी होता है। फिर उसके नीचे दे रखा है लोन बाय रीता। तो सबसे पहले तो आपको अलर्ट होना है, अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। लोन बाय रीता का मतलब है कि हमने रीता से लोन ले रखा है, ठीक है, हमारी लायबिलिटी है। तो मैंने आपको बताया था कि अब एक तो सीबीएसई कहती है कि आपको फिर इसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, रीता का लोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो हमने लेक्चर में पुराने वाले में पॉइंट नंबर 6 में यही डिस्कस करा था। और फिर जब रीता का आप कैपिटल बैलेंस चेक करोगे, उसके हिसाब से फिर इस लोन का ट्रीटमेंट होगा। क्या ये पॉइंट आपको याद आ गया? अगर रीता का कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस निकला तो हम ये पूरा पे कर देंगे, और अगर डेबिट बैलेंस निकला रीता का तो फिर जो सिखाया था कि थोड़ा सा लेन देन करके फिर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट याद आ गया ना? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे करवा सकता है। इसके बाद है रिजर्व। रिजर्व का क्या करते हैं ट्रीटमेंट? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये 24,000 रुपए इक्वली बढ़ जाएगा दोनों पार्टनर्स के ही बीच में, 12-12। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं रीता और शोभा के, चलो वो तो नॉर्मल बात हो गई। एसेट्स के अंदर अब देखो एक और अच्छी बात आपके एग्जाम के लिए, कैश भी दे रखा है और बैंक भी दे रखा है। तो आपको नीचे रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ती है कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला है लास्ट में, प्रिपेयर क्या? बैंक अकाउंट, है ना? तो आपको अब बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सारी ट्रांजेक्शन्स अब हम बैंक वाली मान के कर लेंगे, कैश कहीं पे यूज नहीं करेंगे वर्ड। और ये जो कैश 6,000 रुपए गिवन है, इसका बताओ क्या होगा? अब ये ट्रांसफर हो जाएगा बैंक में, ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखना है। तो ये 6,000 का कैश आपका बैंक के खाते में ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इस 6,000 के कैश को बैंक में ही ट्रांसफर कर देंगे। तो आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लोगे टू कैश 6,000, ठीक है ना? तो ये बात भी हो गई। फिर उसके बाद स्टॉक दे रखा है, बुक डेट्स दे रखे हैं 66, प्रोविजन दे रखा है 6, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और लोन टू शोभा। शोभा पार्टनर को हमने लोन दिया भी है, तो इसका क्या करना है? ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट सीधा,
यही सिखाया था। तो जो शोभा का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, शोभा के कैपिटल अकाउंट में इसको कहां पोस्ट करोगे? डेबिट साइड पे सीधा। ठीक है, ये भी हमारे स्पेशल पॉइंट में आ गया था। तो देखो इसमें कितने स्पेशल पॉइंट आ गए। रीता का लोन आ गया, शोभा का लोन आ गया 2। इसके अलावा देखो डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट अलग से जो सिखाया था वो भी एक आ गया। तो मतलब ये इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके आ रहे हैं। अब नीचे पढ़ते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द गिवन डेट अबव, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। नंबर 1 ए। तो ए मैं सिखा देता हूं या डिस्कस कर लेता हूं। अब ए में क्लियरली खुद ही कह रहा है रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो देखो इस लाइन का मतलब है कि रीता कह रही है कि मुझे 25% स्टॉक दे दो। तो एक बार आप स्टॉक की फिगर देखो कितनी थी, 75,000। तो अगर आप 75,000 का 25% निकालोगे तो ये मेरे हिसाब से आएगा 18,750 शायद। यही आ रहा है? यही आएगा, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक का 25% निकालोगे तो ये आएगा 18,750। तो रीता कह रही है कि मुझे 25% स्टॉक दे दो एट डिस्काउंट ऑफ 20%। लेकिन मतलब ये जो स्टॉक है 18,750 का, इसको मुझे 20% के डिस्काउंट पर दो। तो आप 18,750 में से अगर उसका 20% निकाल के माइनस करोगे तो 20% मेरे ख्याल से आएगा 3,750। तो यानी ये बचेगा 15,000। तो पहले कैलकुलेशन पार्ट ओके हो गया। तो अब रीता की बात सुनो ध्यान से। रीता क्या कह रही है? रीता कह रही है कि मेरा जो लोन है वो मैं मान लूंगी सेटल हो गया। मेरा जो लोन है वो मैं क्या मान लूंगी? सेटल हो गया, है ना, लिखा है ना इन सेटलमेंट ऑफर लोन। बस मुझे आप अपना ये 25% स्टॉक दे दो और ये स्टॉक मैं मान लूंगी कि मैं 20% के डिस्काउंट पे लेके जा रही हूं। मतलब कि उसने 15,000 रुपए मान के इस स्टॉक को उसने लिया और कह रही है मेरा लोन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं क्योंकि वो भी आनी चाहिए, फिर उसकी पोस्टिंग पर चर्चा कर लेंगे। तो मैं कैलकुलेशन हटा रहा हूं क्योंकि ये तो हम समझ गए। अब देखो, अब इसमें सीधा रीता का लोन जो है वो अब हमारा खत्म हो गया, है ना, हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं लिखूं तो रीता लोन डेबिट, रीता का लोन कितने का था? 25,000 का था। तो हम रीता के लोन की लायबिलिटी को अब खत्म कर रहे हैं। तो रीता लोन डेबिट, इतना क्लियर। और हमारा स्टॉक, हमारा एसेट हमें छोड़ के चला गया क्षितिज भाई। तो आपका एसेट अगर आपको छोड़ के चला गया तो आप किसे क्रेडिट करते हो? रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हो। कितने रुपए का स्टॉक चला गया? 15,000 का स्टॉक चला गया। पहले कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल यही बनेगी एंट्री। फिर उसके बाद देखो, अब क्योंकि 25,000 की लोन की लायबिलिटी थी और आपने खाली 15,000 का ही स्टॉक देकर उसको चुकता कर दिया, तो आपका कितना फायदा हो गया? 10 का फायदा हो गया। तो फायदा अगर है तो कहां क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन में। तो इस ए पॉइंट की जो वैसे जर्नल एंट्री बनी वो क्या बनी? आर्स लोन अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन 25,000। अब ध्यान से सुनना, आर्स लोन अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन 25,000। तो ये इसकी फाइनल सही एंट्री बनी। अब इस पर इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब ये आंसर बताया जाता है ए पॉइंट का, या स्कूल में भी टीचर कहती है कि ये आंसर है, तो बच्चा मानने को तैयार नहीं होता। बच्चा कहता है मैं मान कैसे लूं, क्योंकि जब उसने ये सब कहानियां लिखी कि 20% स्टॉक था, फिर उसने 25% स्टॉक था, 20% डिस्काउंट पे लिया और सॉल्व करके तो 15,000 आ रहा है ना। तो बच्चा ये डायरेक्ट एंट्री मानता नहीं है। वो कहता है या तो टीचर गलत बता रही है या शायद मैं समझ नहीं पा रहा। बट आप समझ गए, डायरेक्ट एंट्री ये जो हो रही है उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि टेक्निकली हमारा स्टॉक जो हमें छोड़ के गया वो 15 का है, वो बात बिल्कुल ठीक है, और 10,000 आपका फायदा है, वो बात भी ठीक है। तो आप लेकिन बस 15 और 10 अलग अलग नहीं लिखते ना, रियलाइजेशन आप दोनों को मर्ज करके इकट्ठे ही रियलाइजेशन 25 लिख रहे होते हो। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्लियर हो गई। रीता लोन अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन 25,000। अच्छा, इसकी पोस्टिंग कर लोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, इसको पोस्ट कर दोगे कहां पर? क्रेडिट साइड पर, बाय रीता लोन। और रीता के लोन अकाउंट में इसको पोस्ट कर दोगे डेबिट साइड पर टू रियलाइजेशन। क्लियर? तो ए पॉइंट तो इसमें था ये इंपॉर्टेंट।
अब आ जाते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पढ़ लेता हूं। बी में कह रहा है बुक डेट्स रियलाइज 54,000। तो बुक डेट्स जो है वो अब देखो हमारे कितने हैं, 66,000 के थे। तो कह रहा है बुक डेट्स जो हैं उन्होंने 54,000 रियलाइज करा। तो ये तो हो गया सिंपल पॉइंट एक तरह से। तो हमारे डेटर्स जो हैं उनसे हमें 54,000 मिले। और कह रहा है कॉमा बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो ये स्टॉक का पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे फोकस कर लेते हैं। डेटर वाला तो इजी था। अब आपका स्टॉक 75 का था, याद करो अभी ऊपर वाले पॉइंट में। और उस स्टॉक का 25% कौन ले गई थी? रीता ले गई थी। याद आई कहानी? तो बचा कितना स्टॉक? पहले तो बैलेंस स्टॉक बताओ, बचा कितना स्टॉक? अगर 18,750 रीता ले गई थी तो बैलेंस स्टॉक कितना बचा होगा? 75,000 में से 18,750 माइनस करना तो कितना बचेगा? 56,250 शायद। तो इतना बच गया बैलेंस 56,250। तो ये बचा हुआ स्टॉक कह रहे हो, या मतलब सवाल कह रहा है वो सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो इसको आपने 30% के मुनाफे पर बेच दिया है। तो बेचने की बस एंट्री बोल दो, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और आप 56,250 का 30% प्रॉफिट जोड़कर वैल्यू निकाल लोगे, तो वो कर लोगे कैलकुलेशन, मतलब वो काम आपका है। तो 56,250 में आप कितने प्रतिशत जोड़ लोगे? 30% जोड़ लोगे, तो फिर आपको आपकी सेल वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? उसके बाद सी पॉइंट में कह रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट डिस्काउंट ऑफ 10% और बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। तो ये सिंपल पॉइंट है। क्रेडिटर्स को हमने 10% डिस्काउंट पर पे करा है। तो अब आपके क्रेडिटर्स कितने थे? 75,000 के। तो उनका 10% आप माइनस करोगे यानी 7,500, तो बच गया 67,500। तो आपने उनको 67,500 पे कर दिया। और बिल्स पेबल को तो कह रहा है पूरा ही पे कर दिया, तो कोई टेंशन नहीं है। डी में कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड 75,000, ठीक है सिंपल। एंड लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। तो ये आपने प्लांट मशीनरी बेच दी और लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, ठीक है। रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म। रीता ने एक एसेट टेक ओवर कर लिया, गुडविल 30,000 का। इसकी जर्नल एंट्री बोलना। बिल्कुल सही, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पोस्टिंग आप कर लोगे। उसके बाद एफ अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,900 वॉज हैंडेड ओवर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 6,000 इन फुल सेटलमेंट। तो हमने एक अपना अनरिकॉर्डेड एसेट 6,900 का अपनी किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वाले को दे दिया 6,000 वाले का फुल सेटलमेंट में। तो ये भी सिखाया था, इसकी क्या होगा? नो एंट्री। अब इसका लॉजिक हमको बार बार नहीं डिटेल में डिस्कस करना, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। और जी पॉइंट आ जाओ, इस पे भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5250। तो बॉर्न बाय फर्म मान लेंगे और पेड बाय फर्म मान लेंगे, समझ गए? तो क्योंकि कुछ नहीं बोला, तो बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय फर्म की जर्नल एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना? तो ये भी हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन कह रहा है शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है? तो आप आराम से 10-12 मिनट लो, इसको सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो बच्चों आपने काफ़ी देर लगाई और आंसर आपने कहा कि नहीं हो पा रहा था, तो चेक कर लेते हैं एक बार। मैं दिखा देता हूँ। जो मैंने ब्लैक कलर से लिख रखा है वो है बेसिकली बैलेंस शीट आइटम्स जो मैंने खाली करे। तो एसेट साइड से पहले आप चेक करते रहना। स्टॉक आ गया, बुक डेट्स आ गया, प्लांट एंड मशीन आ गया और लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, राइट? सारे एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए। और लाइबिलिटीज़ जो ट्रांसफ़र करी वो एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000, क्रेडिटर 75,000 और बिल्स पेबल 30,000, ये ट्रांसफ़र हो गया। तो ब्लैक वाली फिगर्स जो हैं वो आपकी बैलेंस शीट से पहले ट्रांसफ़र होके वो फिगर्स आ गए। ओके, यहाँ तक सब सही है। अब जो पॉइंट से मैं दिखाता रहता हूँ। ए पॉइंट में तो रीता के लोन वाला पॉइंट था, तो ये देखो ये आपको सिखाई दिया था। तो ये बाय रीता लोन ए पॉइंट यहाँ पर आ गया 25,000। बी पॉइंट में लिखा था कि बुक डेट्स रियलाइज 54,000, तो ये देखो बाय बैंक में 54,000 बी पॉइंट। और बैलेंस स्टॉक 30% मुनाफे पर बेचा तो 73,125। तो ये फिगर आ रही है आपकी, यही आनी चाहिए जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी।
क्या था वो, हाँ 56250 का 30% ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे तो ये फिगर आ जाएगी 73,125। तो बी पॉइंट ये हो गया। सी पॉइंट में द क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट डिस्काउंट ऑफ 10% और बिल्स पेबल वर पेड फुल। तो सी पॉइंट आपको डेबिट साइड में देखो टू बैंक में दिख रहा है, तो क्रेडिटर्स को पे करा हमने 67,500 और बिल्स पेबल को पे करा पूरे 30,000। डी पॉइंट में लिखा था प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000, तो डी पॉइंट में 75,000 ये आ गया बाय बैंक, और लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, तो डी पॉइंट में ये लैंड एंड बिल्डिंग आ गई बाय बैंक 1,20,000। तो सारे एसेट्स बेच के मुझे टोटल 3,22,125 रुपए मिले। समझ आ गई पोस्टिंग्स। फिर ई पॉइंट में लिखा था रीता टुक द गुडविल ऑफ द वैल्यू 30,000, रीता ने 30,000 रुपए की गुडविल ली थी, वो भी आपको बताया था बाय रीता, तो ये आ गया आपका ई पॉइंट। फिर उसके बाद एफ पॉइंट में लिखा था नो एंट्री, तो वो तो कुछ भी नहीं था, और लास्ट जी पॉइंट में लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5250, तो उसकी भी एंट्री आपको बताई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जी पॉइंट की एंट्री आ गई ये पोस्टिंग टू बैंक। तो सारी पेमेंट्स आपकी मिलाकर टू बैंक में 1,02,750 की आ गई। तो ये आपका पूरा ढांचा बन गया। क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया तो आपका बैलेंस बच गया डेबिट साइड में, यानी कि मुनाफा 151,375, जो दोनों पार्टनर्स में इक्वल इक्वल बांट लेंगे। तो क्लियर हो गई सारी पोस्टिंग प्रोसेस, क्लियर। फिर इसके बाद गेन निकालने के बाद आपको क्या बनाना पड़ा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी एक बार दिखा देता हूं। कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस बीडी आ गए, ये तो सिंपल, दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे थे 90 और 30। फिर जो जनरल रिजर्व दे रखा था बैलेंस शीट में 24,000 का, वो दोनों के बीच में आपने बराबर बांट दिया 12 और 12, राइट। फिर उसके बाद रियलाइजेशन में जो गेन निकला 151,375, उसको आधा आधा करा तो 75,687.5 आ रहा है। तो उसको राउंड फिगर लेने के लिए पहले वाले आर को 1 रुपए बना दिया ऊपर की तरफ और एस को 1 रुपए बना दिया नीचे की तरफ। तो आर को दे दिया प्रॉफिट 75,688 और शोभा को दे दिया प्रॉफिट 75,687। यहां तक ओके। फिर डेबिट साइड में आर ने गुडविल टेक ओवर करी थी, तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग आ गई टू रियलाइजेशन 30,000। और सबसे इंपॉर्टेंट सितारे वाला पॉइंट, शोभा का लोन एसेट साइड में जो था, जो मैंने उस समय भी कहा था कि उसको हम शोभा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आ गया शोभा का लोन 10,000। क्लियर। बस फिर आपने टोटल करा तो आपका बैलेंस जो बचेगा, आर का बचेगा डेफिशिएंसी सरप्लस 147,688, तो रीता इतने रुपए घर ले जाएगी। और शोभा का भी बचेगा 1,07,687, तो शोभा भी इतने रुपए घर ले जाएगी। क्लियर होगी पोस्टिंग। और लास्ट उसने कहा था बैंक अकाउंट भी बना के दिखा दो, तो बैंक अकाउंट भी बन गया। बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी आ गया जो आपको दिखाया था। टू कैश देखो 6,000 उसमें वो भी आ गया। फिर एसेट्स बेचने पर जितने हमें रुपए मिले थे टू रियलाइजेशन वो आ गया 3,22,125। फिर पेमेंट्स करने पर जो हमने रियलाइजेशन में पेमेंट्स करी थी बाय रियलाइजेशन 1,02,750। और रीता अपने घर ले गई थी 147,688, शोभा अपने घर ले गई थी 1,07,687। तो बाय रीता बाय शोभा। तो यही था पूरा प्रोसेस जो कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस करा था। तो ये बन गए तीनों मेन लेजर जो क्वेश्चन ने कहे थे। रीता लोन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा नहीं था, बाकी कहे तो भी हम बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया पूरा प्रोसेस अच्छे से। तो ये था बच्चों बेसिकली कंप्लीट लेजर वाला सवाल। बाकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो आप करना भी मत। तो वो चाहे जर्नल के फॉर्म में पूछे चाहे लेजर के फॉर्म में पूछे, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट और दोनों का प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर।